नमस्कार, मैं फिर एक बार आपके साथ में दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में नॉन प्रॉफिट अकाउंट 2019 में एडिशनल रजिस्ट्रार श्रीमान अनिल मेहता, श्रीमान भूमाराम जी और धन सिंह देओल द्वारा जो जांच की गई उसमें जिस तरह से भ्रष्टाचार करके और स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया बैंकिंग साइड जो हेड ऑफिस में थे उन्हें आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना दी, उसके संबंध में आपको बराबर मैं जानकारी दे रही हूँ और आपसे हेल्प भी मांग रही हूँ। इसमें मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मेरे एक जो है जिन्होंने मेरा वीडियो देखा उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आप इसमें पूरा मतलब कि क्या मैटर था और किसने जांच की, तो क्रम वाइज जैसे ढंग से एक ही वीडियो में बता दीजिए, जिससे कम से कम टुकड़े टुकड़ों में कई बार नहीं देखते हैं तो फिर वो हमें पूरा पता नहीं चलता है। तो मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी कि वर्ष 2019 में जो दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक थी उसमें जो लोन देते हैं दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है वो पाली ज़िले में है और इसका हेड ऑफिस है और इसकी पाली शहर में भी अलग अलग शाखाएं हैं। इसके अलावा अलग अलग टाउन्स में भी जो पाली जिले के अलग अलग टाउन्स हैं उसमें भी इसकी अलग अलग शाखाएं हैं। इस बैंक को नाबार्ड बैंक फाइनेंस करती है और लोन देने के लिए पैसा देती है। जब लोन दिया जाता है तो उस समय मैं आपको बताऊं कि लोन है वो शाखा स्तर पर डॉक्यूमेंट्स प्राप्त किए जाते हैं, न कि हेड ऑफिस में। और स्वर्गीय जो ब्रजेश भदौरिया थे वो हेड ऑफिस में पोस्टेड थे और बैंकिंग सहायक के पद पर थे और जो शाखा प्रबंधक हैं वो अपने स्तर पर लोन लेने वाले जो ऋणी होते हैं उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स, उनके जो भार विहीनता प्रमाण पत्र, उनका आयकर रिटर्न, उनके एडवांस चेक और उनकी पट्टा रजिस्ट्री, मुख्तियारनामा और जो आयकर विवरणियाँ होती हैं 6 महीने की स्टेटमेंट और इसके अलावा जो जमानत देता है जमानत देने वाले के भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रखे जाते हैं। तो वो सारे शाखा प्रबंधक इकट्ठे करता है और पैन कार्ड, पहचान पत्र, ये सारी चीज़ें जो शाखा प्रबंधक होते हैं वो कलेक्ट करते हैं। और इसके बाद में जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये इनका भौतिक सत्यापन, इसके आधार पर इनका भौतिक सत्यापन जो शाखा प्रबंधक और उसके साथ में एक बैंकिंग सहायक और साथ ही में जो शाखा प्रबंधक होता है वो एक इंजीनियर और एक आयकर सीए होता है वो जो उसको अपॉइंट करते हैं, वो सभी उसकी जो लोन लेने वाला होता है व्यक्ति उसके सभी दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करते हैं और जाकर बाकायदा वहाँ पर जहाँ वो रहता है उसकी रहन संपत्ति की भी का भी भौतिक सत्यापन करते हैं। उसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट आते हैं हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का इससे कोई सरोकार नहीं होता है, उस लोन लेने वाले से कोई डायरेक्ट कोई भी सरोकार नहीं होता। वो जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास शाखा प्रबंधक के द्वारा आते हैं उन्हीं के आधार पर जो भी लोन की प्रक्रिया होती है और वो लिख के देते हैं बाकायदे के भी जो शाखा प्रबंधक हैं लोन की अनुशंसा करके और सिग्नेचर करके स्वयं देते हैं हेड ऑफिस में और उसी के आधार पर लोन की आगे प्रक्रिया होती है कि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है या हैं, किसकी कमी है, अगर कमी है तो उसे पूरा कैसे करवाना है, तो वो पूरा करवाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी एमडी की या जो संचालक मंडल के अध्यक्ष और उनकी ऋण कमेटी होती है उसकी होती है। अब आप ये देखिए जब शाखा प्रबंधक सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके हेड ऑफिस भेजते हैं तो वहाँ पे एक ऋण अनुभाग होता है जिसमें स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया अपॉइंट थे। तो जो बैंकिंग सहायक होता है वो उन दस्तावेजों को जो शाखा प्रबंधक ने हेड ऑफिस भेजे हैं उन दस्तावेजों के आधार पर स्क्रूटनिंग तैयार करते हैं। या मैं आपको बता रही हूँ पूरी स्क्रूटनिंग जिससे नोटशीट पे पूरा लिखा हुआ है कि किस शाखा प्रबंधक ने ये पूरी जो व्यक्ति है जो लोन लेने वाला है उसकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्राप्त किए हैं और इनका भौतिक सत्यापन किसने किया है। इवन तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि प्रस्तावित निर्माण असेसमेंट बैंक के पैनल इंजीनियर श्री अनिल कुमार गुप्ता द्वारा 20.05 लाख का स्टेट असेसमेंट जो है वो बनाया गया है। तो ये पूरी इस तरह का ब्यौरा और पूरा वो है वो बैंकिंग सहायक स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया लिखते थे। और उसके बाद में जब ये पूरी स्क्रूटनिंग कर देते हैं उसके बाद में आप ये देखिए कि ये डॉक्यूमेंट जाते हैं, ये ब्रजेश भदौरिया इसको आगे देते थे प्रेषित करने के लिए, सिर्फ ये लिखते थे कि ये प्रेषित किया जा रहा है। फिर उसके बाद में जो ऋण अनुभाग के 2 अधिकारी होते हैं उनके पास ये नोटशीट जाती है और वो नोटशीट में सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। अगर कुछ कमी है तो उसके बाद में उसे वापस पूरा कंप्लीट कराने के लिए भेजते हैं। और यहाँ से ये जाते हैं प्रबंध आप देखिए जो संचालक मंडल है उसके पास ये पूरा जो प्रस्ताव है वो जाता है संचालक मंडल के पास में। संचालक मंडल का जो ऋण कमेटी के सदस्य होते हैं वो उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं और डिस्कस करते हैं। इसके बाद में वापस जो एमडी साहब होते हैं वो भी इसे चेक करते हैं
उसके बाद अगर उसमें उनको लगता है कि ये लोन इनको देना चाहिए, तो उस लोन को स्वीकृत किया जाता है। लोन को अगर स्वीकृत नहीं करना है, उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स कम हैं, तो वो भी उसका आदेश भी एमडी साहब दे सकते हैं, या फिर संचालक मंडल के अध्यक्ष और वो सभी मिलकर इसका सहमति से जो भी है प्रस्ताव लेते हैं कि भाई इन्हें लोन देना या नहीं देना, नहीं देना तो किन आधारों पर नहीं देना। उसमें भी बैंकिंग सहायक का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि बैंकिंग सहायक सिर्फ एक स्क्रूटनिंग करने का कर्तव्य रखता है, और बैंकिंग सहायक स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया ने स्क्रूटनिंग करने का पूरा कर्तव्य बहुत ही ईमानदारी से निभाया। उसके बाद में आप ये देखिए, जब नॉन प्रॉफिट अकाउंट वर्ष 2019 में हुआ और वसूली करने का राइट भी शाखा प्रबंधकों को था, और उन्होंने जब ये वसूली नहीं की तो बैंक का जो घाटा है वो 4 करोड़ पहुंच गया। और उसके संबंध में उन्होंने ये 2 अनजान लोग थे, जो सुरेंद्र सिंह और जब्बर सिंह जी, जो बाकायदा जो जांच अधिकारी हैं धन सिंह जी, उन्होंने अपनी पूरी जांच रिपोर्ट में वो बात लिखी है उनकी शिकायत पर। हालांकि उन्होंने ये भी लिखा कि जो कंप्लेंट करता थे वो कभी भी पूरे टाइम में किसी जांच के दौरान में उपस्थित नहीं हुए, उन्हें बुलाया गया तभी वो नहीं आए, जबकि अगर कोई शिकायत करता है तो उसे उस समय उपस्थित होना चाहिए। तो उनकी कंप्लेंट पर इस नॉन प्रॉफिट अकाउंट के एनपीए की जांच शुरू हुई, और उसके अंदर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी सूचना अधिकार में मांगे हुए हैं, श्रीमान भूमाराम जी ने दिए थे, और ये सूचना अधिकार मांगे हुए हैं सारे, और ये जो जांच किसी के पास नहीं होगी, सिर्फ मेरे पास ही है। और उसके अंदर इन्होंने बाकायदा शाखा प्रबंधकों पर सारे जो एलिगेशन लगाए हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ कमियां रखी, और स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया के लिए सिर्फ इतना लिखा है कि कहीं दिनांक खाली छोड़ दिए, और तो दिनांक खाली भी छोड़िए तो शायद अधिकारियों के आधार पर उनके कहने अनुसार छोड़ी होगी। इसके अलावा एक पॉइंट और लिखा है इन्होंने कि जो ब्रजेश भदौरिया थे वो 20 वर्षों से एक ही पद पर पदस्थापित थे। तो किसी व्यक्ति के 20 वर्ष तक एक पद पर रहना कोई अपराध नहीं होता है, और उसके आधार पर आप किसी पे कोई बहुत बड़ा एलिगेशन नहीं लगा सकते हो, क्योंकि स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया है वो लगातार अपने प्रमोशन के लिए आरटीआई के तहत डिपार्टमेंट से मांग रहे थे कि भाई मेरा प्रमोशन क्यों नहीं किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में जो प्रमोशन होता है उसका एक लिफाफा होता है, वो खुला जाता है, वो भी पैसे के आधार पर खुला जाता है कि जो रिश्वत देगा उसी का लिफाफा खोला जाएगा, उसी का प्रमोशन होगा। तो ये बहुत पुरानी परंपरा है और बरसों से चली आ रही है। तो इसमें बदलाव के लिए भी मैं चाहूँगी कि वीडियो कम से कम वायरल हो, और अमित शाह जो हमारे केंद्रीय सहकारी मंत्री बने उन तक पहुँचाएँ। और क्योंकि बाकायदा सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन होता है, लेकिन यहाँ पर प्रमोशन का अपना एक अलग तरीका है, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगी कि इस बैंक में टोटली नियमों के विरुद्ध सारा काम होता है। तो उसमें जब लिखा गया है कि 20 वर्षों से ब्रजेश भदौरिया एक ही पद पे हैं, तो वो भी कोई आधार नहीं होता है कि भाई आप उस पर इतनी बड़ी पेनल्टी लगाओ। तो उनके जो स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया थे उनके ऊपर 40,54,000 जो वसूली राशि लगाई, और उसके लिए वो बराबर वो डॉक्यूमेंट्स मांगते रहे कि भाई अगर मैंने स्क्रूटनी में कोई गलती करी है, अगर तो वो उस स्क्रूटनी के आधार पर मेरे पर इतनी बड़ी राशि लगाई जा रही है, तो आप मुझे वो स्क्रूटनी वाले दस्तावेज दे दीजिए। तो आप ये देखिए कि लगातार वो ये डॉक्यूमेंट्स मांगते रहे, लेकिन जांच अधिकारी ने ये बैंक के मुख्य प्रबंधक और बैंक के जो प्रबंधक थे, दोनों ने वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। और उसके बाद में उनकी डेथ के बाद में लगातार उनकी पत्नी और मैं उनकी बहन, हम दोनों लगातार वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, लेकिन बैंक ने आज तक वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं कराया। स्पष्ट है, क्योंकि उनके ऊपर जो एलिगेशन लगा टोटली झूठे थे, उन पर जो 40 लाख वसूली लगाई वो भी भ्रष्टाचार के तहत है। और उसके बाद हम लगातार हम ये कह रहे हैं कि भी जो 40 लाख वसूली लगाई वो भ्रष्टाचार के तहत लगी, लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले क्योंकि हम लगातार इसमें संघर्षरत हैं और जांच करवाने के लिए बाकायदा लेटर रजिस्ट्रार को और सभी जगह, इवन तो मैंने कहा मैंने 25 लेटर मुख्यमंत्री राजस्थान को भी लिखे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। महिला आयोग में सहकारी मंत्री को और रजिस्ट्रार कार्यालय में तो आए दिन हम भेजते रहते हैं, लेकिन प्रमुख शासन सचिव को, लेकिन कहीं से कोई रेस्पॉन्स, क्योंकि सभी की अपनी अपनी मजबूरियां हैं, क्योंकि अधिकारी के विरुद्ध वो कार्रवाई नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं कड़ी जुड़ी होती है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा उनके लिए भी कुछ करना। तो मैं बताऊंगी कि उन जांच अधिकारी ने ये कहा कि ब्रजेश भदौरिया पे जो 40,54,000 वसूली लगाई, उसके लिए जो अधिकारी है उसने कोई आधार और नियम नहीं माना है। वो उनकी आपस में कुछ बहस हो गई थी जांच के दौरान, जब वर्ष 2019 में
जब एनपीए की जांच हो रही थी तब जांच अधिकारी अनिल जी मेहता और ब्रजेश भदौरिया में हॉट टॉक हो गया था और आपस में एक दूसरे से तू मैं हो गई थी, क्योंकि अनिल जी मेहता है वो ब्रजेश भदौरिया को बहुत ही भद्दे शब्दों में बात करते थे। तो उससे आहत होकर उन्होंने अनिल जी मेहता को जवाब दे दिया और उसी के तहत नाराज़ होकर उन्होंने ब्रजेश भदौरिया पर 40,54,000 वसूली लगाई। तो टोटली गलत है, क्योंकि आप किसी पे सिर्फ इस बात के लिए 40,54,000 पेनल्टी लगा रहे हैं कि उसने आपने उससे अनशन बोला और उस कर्मचारी ने वापस आपको जवाब दिया। तो ये पद अधिकारों का दुरुपयोग है और टोटली एक व्यक्ति को मानसिक प्रताड़ना देने के लिए, अपने पद का दुरुपयोग करने के लिए ऐसे अधिकारियों पर मैं तो कह रही हूँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद में जो भूमाराम जी थे उन्होंने इस जांच का परिणाम दिया और उन्होंने भी ब्रजेश भदौरिया पर वो राशि ज्यों की त्यों रखी, क्योंकि उनका कहना था कि मानना था कि जो अनिल जी मेहता ने कहा है उसको मैं नहीं बदलूंगा, क्योंकि चाहे ब्रजेश भदौरिया के खिलाफ ये राशि नहीं बनती है लेकिन हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि वो मेरे कैडर के अधिकारी हैं, उन्होंने जो लिख दिया है हम उसी को फॉलो करेंगे। उसके बाद इस जांच को धारा 55 की जांच को धारा 57(2) में कन्वर्ट किया गया और श्रीमान धन सिंह जी देओल ने इसकी जांच स्टार्ट की। उस समय कोरोना काल में जांच लगातार चलती रही और कोरोना काल में पॉसिबल नहीं था कि जोधपुर जाके कोई अपने बयान दर्ज कराए। और इवन तो जो ब्रजेश भदौरिया थे बैंकिंग साइड, वो लगातार डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे कि मैं उसके आधार पर अपना जवाब प्रस्तुत करूँगा, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिए जा रहे थे। लास्टली जब कोरोना काल ख़त्म हुआ और 3/7/2020 को श्रीमान 3/7/2020 और 28/7/2020 को श्रीमान धन सिंह जी देओल ने सुनवाई रखी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 3/7/2020 को स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया इस दुनिया में नहीं थे। वो 9/6/2020 को ही उनका देहांत हो चुका था। तो मुख्य प्रबंधक जो प्रमोद जी दवे थे, जो शुरू से ब्रजेश भदौरिया से बहुत ही मतलब कि वैमनस्य थे, उनको एक तरह से बहुत द्वेष भावना थी और आज भी वो निभा रहे हैं पूरी तरह से। उन्होंने वहाँ पर कोई एविडेंस पेश नहीं किया कि ब्रजेश भदौरिया अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने वहाँ बताया कि ब्रजेश भदौरिया अनुपस्थित हैं। और ये बात मैंने जब धन सिंह जी देओल से जाके पूछी, मैं और मेरी भाभी दोनों गए थे रजिस्ट्रार कार्यालय, तो धन सिंह जी देओल ने कहा कि प्रमोद दवे ने मुझे कभी जांच के दौरान ब्रजेश भदौरिया के बारे में नहीं बताया कि उनका देहांत हो चुका है, ना ही कोई डेथ सर्टिफिकेट पेश किया। जबकि हमने प्रमोद दवे को जब कोतवाली थाने में उनके खिलाफ कंप्लेंट की थी और उन्हें बुलाया, तब उन्होंने वहाँ कहा कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था। और इवन तो जब मैंने धन सिंह जी देओल को बताया कि ब्रजेश भदौरिया का देहांत हो चुका है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और उन्होंने कहा कि मैं राशि ज्यों की त्यों ही रखूँगा, उसमें कोई बदलाव नहीं करूँगा। और तो ये पूरी तरह से दोनों के जो जवाब हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं और स्पष्ट है कि जो ब्रजेश भदौरिया थे उनके पास कोई ऐसे राइट नहीं थे, उनके पास कोई फाइनेंशियल राइट नहीं थे, उनके पास लोन देने का अधिकार नहीं था, उनके पास लोन की राशि ट्रांसफ़र करने का अधिकार नहीं था। वो सिर्फ एक बैंकिंग साइट है जिनका एक काम होता है कि जो शाखा प्रबंधक दस्तावेज देता है उसके आधार पर स्क्रूटनी करना होता है। तो उस स्क्रूटनी के आधार पर अगर कोई लोन दे रहा है वो है संचालक मंडल जिसमें ऋण कमेटी के सदस्य हैं और एमडी, तो दोनों हैं वो दोनों डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। उनकी ड्यूटी थी कि अगर स्क्रूटनी करने वाला गलत कर रहा है या सही नहीं डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहा है तो आपको पूरा अधिकार था कि आप उसे अस्वीकृत करते। लेकिन उन्होंने लोन स्वीकृत किए तो कुछ देख के स्वीकृत किए होंगे। और इवन तो शाखा प्रबंधकों ने भी जो लोन की अनुशंसा करी तो बाकायदा जो लोन लेने वाले हैं उनके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अनुशंसा की हुई। तो कहने का मतलब ये है कि टोटली जो मैं बता रही हूँ आपको कि किस तरह से मैंने आज पूरी ये बात बता दी आपको कि जिसमें स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया का कोई भी रोल नहीं था। उसके बाद भी अगर अधिकारी ये कहते हैं कि पहले इसके बारे में मैंने पहले बताया कि जो रजिस्ट्रार में एक आरटीआई सहायक हैं मैडम, उन्होंने तो स्पष्ट मुझे लिखित में दिया है कि उच्च स्तरीय जांच होती है उसमें कोई नियम और आधार नहीं होता है। वो स्वयं जो अधिकारी होती है उसका स्वयं विवेक होता है और जिस पे जो चाहे वो पेनल्टी लगा सकता है, जो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि विभाग की जांच का अपना एक नियम और एक आधार होता है और सिद्धांत होते हैं जिनके आधार पर आप जांच करते हैं। बाकायदा जो जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं उसको अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार दिया जाता है। जब हम भारत एक लोकतंत्र है जिसमें एक रेपिस्ट को एक जो ट्रैप होता है रिश्वत लेते हुए उसको भी एक मर्डर करने वाले को बाकायदा अपना पक्ष रखने का अधिकार है, तो फिर एक जो बैंकिंग साइट था मामूली उसे भी अपना पक्ष रखने का अधिकार था।
लेकिन आरटीआई सहायक ने बताया कि नहीं, ऐसा कोई अधिकार नहीं, ये जांच उच्च स्तरीय जांच है और इसमें कोई भी नियम कानून नहीं होता है। तो स्पष्ट है कि ऐसा कोई नियम कानून, ये उच्च स्तरीय जांच में नियम कानून नहीं होना बिल्कुल ही गलत जवाब है उनका। और इसके बाद में जब ये बताया गया कि अनिल जी मेहता और ब्रजेश बुधरे के झगड़ा आपस में हो गया था, उसके आधार पर उन्होंने नाराज़ होकर इतनी बड़ी पेनल्टी लगाई, तो वो भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपने अगर किसी से आपका झगड़ा हो गया या आपकी बहस होगी, उसके आधार पर अगर आप किसी को इतना बड़ा पनिशमेंट दें और उसे आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना दें, तो ये एक तरह से देखा जाए तो अपराध है। और मैं आपसे फिर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ शेयर माय वीडियो एंड हमारी हेल्प कीजिए, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और इसे कम से कम इस सरकार और अमित शाह तक पहुँचे, और हमारा जो भी हमें न्याय मिलना चाहिए वो मिले। नमस्कार।